सच्चे देशभक्त थे वो वही मुस्लिम लोग थे जो यहाँ रुक गए थे। कि देश में इतने ज्यादा हिंदू हैं कि कभी भी प्रधानमंत्री या बड़े पद पे मुसलमान नहीं पहुंचे। कि देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पे है वो ना ही धर्म का है, ना ही जाति का है, ना ही आरक्षण का है, आपने बोला भाषा विवाद का है। तो सीधे वो बिल्कुल राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। फिर क्राइटेरिया क्या होगा आरक्षण का? उसमें अगर हम देखें संविधान को तो संविधान में 210 पन्नों का डिबेट है हिंदू राष्ट्र के प्रति। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं धर्म की वजह से जो लोगों की सोच है, जो लोगों की मानसिकता है, उसकी वजह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता कि सही है कि गलत है। बीच में कहीं ग्रे पॉइंट होता है, वो ग्रे पॉइंट पकड़ना जरूरी है। नमस्ते भारत, मैं हूं आपका होस्ट निखिल और आप देख रहे हैं दैनिक फ्लो। उम्मीद है आपने पिछले दोनों एपिसोड्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो कृपया उसे देख लें। इस एपिसोड पे हम कुछ गहन मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर वेदांत द्विवेदी, इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। इनकी सोच से मैं काफी प्रभावित हूँ। पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई थी और इसलिए मैंने फैसला किया कि इस एपिसोड में इनका होना काफी जरूरी है, क्योंकि समाज को एक नए नजरिए की सोच, इनकी सोच से काफी प्रभावित हो सकती है समाज। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्वागत है आपका। धन्यवाद निखिल। पिछले दिनों जब हमारी मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था कि आपने 11th में मैथ लिया था। आज के जमाने में टेक, मैं भी मैथ से हूँ, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, बीटेक, मतलब हर मैथ वाला या तो यूपीएससी लास्ट में या फिर चूज करता है टेक का रास्ता। आपको हिंदी साहित्य से प्रेम कब हुआ? आपने हिंदी की तरफ, पॉलिटिक्स, राजनीति, इधर आप कैसे मतलब डिविएट हो गए? ऐसा है कि प्रेम पहले से था। जब हम स्कूल्स में थे तभी हिंदी मुझे अट्रैक्ट करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर रहता है कि आप मैथ लोगे या साइंस लोगे। तो मैं 12th में मैथ लिया, उसके बाद मैं बीएससी किया और उसी दौरान मैं पीएससी की तैयारी करने लगा, एमपीपीसीएस की। मतलब पैरेलल दोनों चीज। हाँ, तो मैं तैयारी करने लगा। उसमें मैथ नहीं रहता है और उसमें साइंस का भी जो पोर्शन रहता है बहुत हल्का रहता है। उसमें जो ये सब्जेक्ट्स रहते हैं, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, और चूंकि मैं पहले पढ़ के इनको आया था और यहाँ पे गहन अध्ययन करना था, तो मुझे वो बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि यहीं रहना है, इसी को पढ़ना है। और उसके मेंस में, पीएससी के मेंस में हिंदी आता है। तो फिर मैं 1 साल 1.5 साल तक मैं पीएससी की तैयारी किया। एक दो अटेम्प्ट्स दिए, कुछ नंबर से मैं नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे उस टाइम पे पीसीएस की जो वैकेंसीज आती थी रेगुलर नहीं आती थी और रिजल्ट्स तो 4 साल तक स्टे रहते थे, रुके रहते थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि पीसीएस को मुझे अभी छोड़ देना चाहिए और उसी समय पर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में पता चला और फिर मैंने सीधे एमए किया हिंदी साहित्य से और मुझे हिंदी में मजा आने लगा। मतलब ये थोड़ा अनबिलीवेबल है कि मैथ वाला बच्चा हिंदी साहित्य से हमें असिस्टेंट प्रोफेसर आपका चॉइस है, आप करना चाहते हो कि बिल्कुल बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ और आपका इंटरेस्ट है इसमें? बिल्कुल, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और हिंदी में गहन अध्ययन, जिसको आप शोध कहेंगे, मतलब पीएचडी जो रहती है, उसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल काम होना चाहिए, लिटरेचर पे जरूर काम होना चाहिए, क्योंकि मैथ और साइंस, मेडिकल, इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं और बहुत सारे बच्चे जा भी रहे हैं। लेकिन जब देखते हैं कि जो कुछ पहले से अच्छे बच्चे हैं वो लिटरेचर की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो बोरिंग है और क्यों पढ़ेंगे। होता भी है थोड़ा। हाँ, होता भी है, लेकिन बच्चों को ये लगता है क्यों पढ़ेंगे 2000 साल पहले की बातें, क्या इंटरेस्ट है। लेकिन जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि आज का जो परिदृश्य चल रहा है 2000 पहले भी वही था, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो कुछ मूल भावनाएं हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई अंतर नहीं है 2000 साल पहले और अभी की भावनाओं के स्तर पे, कोई अंतर। भावनाएं वही हैं, बस यहाँ वही सच्ची है, प्रेजेंट करने के तरीके चेंज हो गए हैं। उससे मुझे ज्यादा लगता नहीं है कि कोई परेशानी होगी। ठीक है। आपको अगर याद हो कि हम लोगों ने बात की थी कई सारे मुद्दों पर, आपने एक स्टेटमेंट कहा था कि देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पे है वो ना ही धर्म का है, ना ही जाति का है, ना ही आरक्षण का है, आपने बोला भाषा विवाद का है। आप ऐसा क्यों सोचते हो और मतलब ऐसा क्या आपका तर्क है कि भाषा को आप सबसे सुप्रीम डिस्प्यूट मानते हैं अपने देश का? मैं इसमें आपको पहले ये बताऊं कि हम लोग 1400 करोड़ साल पहले ये धरती का जन्म हुआ, 1400 करोड़ साल पहले। उसमें 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। जब हम लोगों का मतलब जो होमो था, होमो सेपियंस भी नहीं, होमो, प्योर होमो मतलब
प्योर होमो मतलब कि होमो सेपियंस जो इंसान है उनके एक जनरेशन और पहले, जिसमें हम आदि मानव। आदि मानव कह सकते हैं, उन लोगों का जन्म हुआ, हम लोग थे, और होमो सेपियंस से भी ज्यादा ताकतवर वो थे। आप ये समझिए कि जो उस टाइम पे होमो सेपियंस नहीं, होमो जो प्रजाति थी जिसमें होमो सेपियंस भी एक था, उनमें इतना पावर था, हम लोगों से 10 गुना बड़े, हम लोगों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर, लेकिन वो क्यों खत्म हो गए? क्योंकि उनके पास भाषा नहीं थी, वो संवाद नहीं कर सकते थे। बंदर आज भी बंदर है, क्यों? क्योंकि वो संवाद नहीं कर सकता। उसके पास बात करने के बहुत कम ऑप्शंस हैं। वो केवल ये बता सकता है कि कोई आ गया है, पेड़ पे चढ़ जाओ, या बारिश होने वाली है, कहीं छुप जाओ। जो जितने भी जीव हैं उनकी, जो जैसे तोता है, हम लोग मनुष्य से ज्यादा आवाजें वो निकाल सकता है, लेकिन वो बात नहीं कर सकता, कन्वर्सेशन नहीं हो सकती इसकी। वो रट सकता है, उसी चीज को दोहरा सकता है। मनुष्य आगे बढ़ा, शायद 13 लाख प्रजातियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, उनमें एक प्रजाति होमोसेपियंस मनुष्य की है, और वो सारी दुनिया पे अभी राज कर रही है। उसका कारण केवल भाषा है, क्योंकि हम भाषा में संवाद कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम परेशानी में हैं, या हम जो भी समस्याएं हम बता सकते हैं। तो हाथी तो नहीं संवाद कर सकता है। नहीं, ये तो भाषा का बहुत तो हो गया कि भाषा जरूरत कितनी है। अपने देश में मुद्दा है, अभी कर्नाटक का मुद्दा था, आजकल हिंदी भाषी प्लस उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, और एक है द्विभाषी प्लस तृतीय भाषी। हाँ, ये मुद्दा अभी का नहीं है, ये मुद्दा 1920 से चल रहा है। हम लोगों को लगता है कि अभी ये मुद्दा आया है, अभी मुद्दा नहीं आया है, मुद्दा 1920 का है। 1950 में जब संविधान बना था, उस समय पे भी सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि एक बार तो धर्म से बंटवारा हो गया है। 1947 वाला। हाँ, पाकिस्तान तो बन गया है 47 में, वो धर्म के नाम पे बना है। लेकिन अब जब हमारे देश के जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनका हमको अलग अलग गठन करना है, तो उनको किन आधार पर हम बांटें, कि कौन सा राज्य कहाँ जाएगा, इसको कैसे बांटें? तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया वो था भाषा के आधार पे। आंध्र प्रदेश था, उसमें श्री रामुलु एक नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के ही नेता थे। उन्होंने कहा कि हमको भाषा के आधार पे अलग राज्य चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल रेडी नहीं थे, क्योंकि अभी धर्म के नाम पे एक देश बटा हुआ है, और अगर हम भाषा के आधार पे राज्यों का बंटवारा करेंगे, तो फिर से वो एक जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो एक ही तरह के लोग एक जगह पे होंगे तो सरकार को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बंटवारा नहीं करने वाली थी, लेकिन उन्होंने शायद 54 या 58 दिन का अनशन रखा, और उनकी डेथ हो गई। और वो इतना भीषण, इतना मतलब बुरा एक दौर था कि फिर जवाहरलाल नेहरू को भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश को अलग करना पड़ा। और एक बार एक राज्य हो गया तो उसके बाद कई सारे राज्यों में मांग करने लगी। महाराष्ट्र हो गया, और यहाँ का पंजाब हो गया, ये बहुत सारे, फिर सारे ही राज्य जो थे उस टाइम पे, एक जेबीपी करके जवाहरलाल नेहरू जिसमें थे, और ये आपके वल्लभ भाई पटेल थे, और पटाभी सीतारमन थे, कुछ ऐसे उनका नाम था। उन तीनों ने बैठ के एक कमेटी बनाई, जिसमें यह था कि भाषा के आधार पर नहीं होगा, मैं एक को कर रहा हूं लेकिन नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ही एक राज्य का हो गया तो सारे राज्य यही बोल रहे हैं कि उनका हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो? सही था बंटवारा आज के साथ देखा जाए, क्योंकि ऑप्शन क्या था आपके पास, और किस आधार पे आप अलग करोगे? और मुझे लगता है कि भाषा जो है वो बहुत बुरा नहीं था, क्या दिक्कत है? पर आज तो प्रॉब्लम क्रिएट करा देश से ना, तमिलनाडु वाला कंट्री की डिमांड कर रहा है। नहीं, कंट्री की डिमांड वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका अभी जो है, तो जो सरकार है केंद्र में, वो सरकार वहां पे नहीं है, तो वो तो मुद्दे उठते रहेंगे। नहीं, पर मतलब मेरा वो नहीं कहने का मतलब कि भाषा की वजह से कंट्री की डिमांड कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले, एक साल के ही अंदर में महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इवन आंध्र प्रदेश में हिंदी भाषी प्लस उनकी लोकल लैंग्वेज, दोनों के जो लोकल लोग हैं, अगर आप हिंदी उनका झगड़ा हुआ था, उनका झगड़ा हुआ, और काफी बड़े लेवल पे हुआ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा? मतलब कहीं ना कहीं एक द्विभाषी और तृतीय भाषा, जो मैंने आपको पहले कहा, एक साउथ के एक्टर भी हैं, उन्होंने विकिपीडिया में कहा भी था कि जो नॉर्थ इंडिया में हाँ, जो नॉर्थ इंडिया में जिन्होंने जन्म लिया है, उनको बचपन से तो उनकी लोकल लैंग्वेज प्लस इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की इंग्लिश जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो साउथ इंडिया में पैदा हो रहा है, या फिर जिनका जो अलग है, जिनकी खुद की लोकल लैंग्वेज ही अलग है हिंदी इंग्लिश के अलावा, उनको 3 भाषा सीखनी पड़ेगी। मतलब अभी हमारे समझ गया आपकी बात। इंडिया में 22 लैंग्वेजेस को बराबर दर्जा दिया है, अभी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जैसे तकरीबन 43% की आबादी है हिंदी की एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, ओवरऑल देखा जाए तो 59% है। तो
उनके ऊपर थोपा जा रहा है क्या? और आप इसको कैसा मानते हैं? क्या उनको हिंदी सीखना चाहिए या नहीं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हिंदी ही बोलती है। देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर हम देखें 2001 की जनगणना, 2011 की जनगणना और अभी जो जनगणना नहीं हुई भाषा के आधार पे, उसको देखेंगे तो जो प्रथम भाषा है उसके आधार पे 45% से लेके 47% तक भारत में हिंदी बोली जाती है, प्रथम भाषा। अगर आज की बातें करेंगे, क्योंकि जो आप बता रहे हैं 42% वो 2011 का डेटा है। अभी का जो डेटा आएगा मुझे लगता है कि 47 से 48% हिंदी बोली जाएगी। और अगर हम पहली, दूसरी और तीसरी भाषा तीनों को मिला लेंगे तो कम से कम 60% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। आपके फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड और थर्ड तीनों को अगर मिला लें तो 60% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। अगर हम बात करें कर्नाटक की और तमिलनाडु की, तो तमिल बोलने वाले उतने नहीं हैं। अब बात करते हैं जो त्रिभाषी जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। ये फॉर्मूला भी 1950 में आ गया था, 1963 में जब भारत का संविधान बना, उसके बाद 1963 में ये आ गया था कि भारत में हर पब्लिक को 3 भाषा सीखने की जरूरत है, क्योंकि साउथ वाले कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उत्तर भारत के साथ, तो उनको दिक्कत जा रही है। उसमें हुआ क्या, जो एक उसका हम ये करेंगे कि उसका जो उन लोगों ने जो सोच के उसको बनाया था वो क्यों नहीं हो पाया, उसका समस्या ये थी कि उसमें आपके पास नियम ये था कि आपको एक रीजनल लैंग्वेज सीखनी है, आपको हिंदी सीखनी है, हिंदी कंपलसरी है, और आपको एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश सीखनी है। अब हुआ क्या कि जो कर्नाटक का या तमिलनाडु का लड़का है उसे रीजनल लैंग्वेज तमिल सीखनी है, उसे हिंदी सीखनी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश सीखनी है। लेकिन उत्तर भारत में क्या हुआ कि उसकी रीजनल लैंग्वेज और हिंदी एक ही हो गई। अब समझिए, तो उसको केवल हिंदी और इंग्लिश सीखना है, उसको एक भाषा का एडवांटेज मिल गया, इसलिए तमिल के बच्चे के लिए उसको ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है मुझे उसमें लगता है, और अगर तीसरी भाषा के तौर पे यहाँ पे कुछ लिया भी गया तो संस्कृत लिया जाता था। आप समझिए, तो उनका जो कागजी कार्यवाही है उसमें तो बात सही तय गई है कि 3 भाषाएं हो गई भाई, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन आप संस्कृत को देखेंगे तो संस्कृत प्राचीन भारत का है, बहुत ही मतलब क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन आज के डेट में लोक भाषा में तो यूज नहीं हो रही है, तो आप बच नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, या फिर बाकी और जो राज्य हैं, मणिपुर हो गया, असम हो गया, आपको वहां की एक लैंग्वेज उत्तर भारत में रखनी चाहिए, और एक भाषा हिंदी और एक भाषा अंग्रेजी। और तमिल के लोगों को भी तो फिर 3 भाषाएं ही बचेंगी, तो विवाद इसमें नहीं है। हम जैसा सोच रहे हैं विवाद, बिल्कुल भी विवाद नहीं है। जो मुद्दा आया था लोकल लोगों का, तो अगर कोई तमिल का आदमी वहां पे मारपीट कर रहा है, कि आप तमिल में बात करोगे तभी मैं आपसे बात करूंगा या आपको सामान दूंगा या आपका मैं कार्य करूंगा, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है मारपीट की, तो सीधे वो बिल्कुल राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे मारपीट क्यों कर रहे हो? आपको बात नहीं करनी, आप सिंपल बोल दो मैं बात नहीं करूंगा। मैं महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ था, अगर आप मराठी नहीं बोल रहे हो तो मारपीट उन्होंने की। तो ये बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि ये राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का आपको नहीं लगता है कि ये वो होना चाहिए, वो बिल्कुल बात है। उन लोगों का ये भय है कि एक दिन ऐसा होगा कि तमिल सबसे कम बोली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन लोगों को लग रहा है, और मुझे लगता है कि ये केवल राजनीतिक मुद्दे हैं और कोई इसमें ऐसा क्यों नहीं होगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप पैलेस्टाइन और इजराइल का केस ले लो। इजराइल वहां पे रेफ्यूजी के रूप में आए, कुछ कारण रहा होगा, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आज इजराइल का पूरा कब्जा है। एक जीता जागता एग्जांपल ना, इजराइल पब्लिक का है, भाषा का नहीं है। मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कहीं भी किसी प्रकार की मेजॉरिटी धीरे धीरे करके, शुरुआत कम लोग आए, फिर ज्यादा लोग आए। आप देखिए, आप क्या कह रहे हैं, आप 2 देशों और भारत के एक ही देश के 2 स्टेट्स की बात कर रहे हैं। मैं क्यों नहीं बोलूंगा हिंदी तमिल में जाके? मैं तमिल में क्यों नहीं हो जाएंगे? तमिल लैंग्वेज के लोग कम हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तमिल वाले ज्यादा हो जाए। ये 2 देश तो नहीं है ना, वो दक्षिण भारत है, भारत ही है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तमिलनाडु में जाके हिंदी बोलूंगा, ढंग से बोलूंगा। आप समझिए, तमिलनाडु वाला यहाँ के तमिल बोले, दिक्कत यह आएगी कि हम लोगों की कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी। केवल मुद्दा ये है। और आप ये जो बोल रहे हैं कि वो लोग कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, वो देश नहीं है 2, वो एक ही देश के 2 स्टेट्स हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वहां पे इतनी हिंदी बढ़ जाएगी कि वो लोग कम हो जाएंगे। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि केवल पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ भी नहीं है। वो क्या होता है कि एक फिलॉसफी चलती है कि आप किसी को डरा दो,
आप किसी को इस बात पे डरा दो कि आपके जो संसाधन है वो खत्म हो रहे हैं, और कौन ले रहा है? सामने वाला ले रहा है। आरक्षण भी उसी में एक आता है। आरक्षण में क्या होता है कि जो आरक्षण पा रहा है उसको ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा हजारों सालों से शोषण हो रहा था, अभी कुछ सालों में तुमको आरक्षण मिला है और ये फिर से तुमसे छीनना चाहते हैं। उनको ये बात बताई जाती है। जो आरक्षण नहीं मिल रहा है, जिनको ये बोला जाता है कि तुम्हारे साथ तो बिल्कुल गलत हो रहा है, इक्वालिटी खत्म हो रही है। दोनों मुद्दे जो मुझे लगते हैं बिल्कुल फालतू के हैं। और तमिलनाडु में ढंग से हिंदी बोलिए, तमिल सीखिए। मैं उसमें एक चीज जो ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप तमिलनाडु घूमने गए हैं 2 दिन के लिए तो आपको कोई जरूरत नहीं है तमिल सीखने की। लेकिन अगर आप वहां पे जॉब कर रहे हैं, आप वहां पे रुक रहे हैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, तो आप 20-25 सब सीख लीजिए ना, क्या दिक्कत है? एटलीस्ट कम्युनिकेशन में आप क्यों बार बार जाके और सब्जी पे हाथ रख के बताएंगे कि मुझे ये चाहिए? आप भी परेशान हो रहे हो, दुकानदार भी परेशान हो रहा है, उसके मन में भी आ रहा है कि हिंदी का आदमी है, आप सीख लो। अब आप देखो, जैसे ही आप हिंदी के 4-5 तमिल के 4-5 शब्द बोलोगे वो खुश हो जाएगा। ये सीख के आया है, उसके मन में इच्छा जागृत होगी कि मैं भी हिंदी सीख लूं। और मुझे लगता है ये हिंदी वालों का सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि आप ज्यादा हो और आप बड़े हो। हिंदी, आप बड़े हो और आप जनता में ज्यादा हो, जनसंख्या में ज्यादा हो, तो मुझे लगता है कि आपकी ये ड्यूटी है कि आप अगर तमिलनाडु जा रहे हो महीनों के लिए, 6 महीने, 8 महीने के लिए, तो आप तमिल के कुछ शब्द सीख के जाओ। न केवल तमिल, कहीं भी आप कुछ शब्द सीख के जाओ। क्यों आप परेशान करना चाहते हो? सही बात। तो वो कहीं ना कहीं जब वो लोग देखेंगे कि नहीं भाई, हिंदी का आदमी आके और कुछ तमिल में शब्द बोल रहा है, तो आपको लगता है कि देश की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई राष्ट्रभाषा? क्योंकि अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है देश की। आपको क्या आप बिल्कुल। इसमें अगर हम देखें संविधान को, तो संविधान में 210 पन्नों का डिबेट है। 210 पन्नों का, इस बात 210 पन्नों का, 180 पन्नों का, मुझे पेज नहीं याद है, कि भारत की राजभाषा क्या होनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। राजभाषा है राष्ट्रभाषा? राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। भारत के जो कामकाजी, जो सरकारी जो कार्यालय है, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, उसमें बहुत बड़ी डिबेट है। और उसमें हिंदी माना गया है। अब ये समझिए, उसमें और भाषाएं नहीं है, उसमें हिंदी को स्वीकृत मिली है कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राजभाषा, वो हिंदी होगी। लेकिन उसमें भी विपक्ष के कुछ लोग थे, और मुझे लगता है संविधान सभा जब कार्य कर रही थी, सबसे खूबसूरती ये थी कि उसमें वोटिंग नहीं होगी। अब सोचिए, उस टाइम पे जब संविधान सभा बन रही थी, संविधान सभा कार्य अपनी कर रही थी, भारत का संविधान बन रहा था, तो जितने भी मुद्दे थे, पहली ये शर्त थी कि वोटिंग नहीं होगी। क्योंकि वोटिंग से एक वोट भी ज्यादा हो गया तो सामने वाले के मन में तो वो रह जाएगा, वो वोट में तो जीत गया, उसको 51% वोट मिल गए, लेकिन 49% लोग तो आपसे रुष्ट हैं। वोटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। तो सहमति थी कि संविधान सभा में जो भी होगा, छोटे छोटे कार्य में हम लोग वोटिंग करा लेंगे, लेकिन जो हमारा मेन जो मुद्दा होगा उसमें वोटिंग नहीं होगी, सहमति होगी। तो 180 पन्नों की डिबेट्स में उसमें हिंदी को स्वीकृति मिली। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनमें उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, और उनको जवाहरलाल नेहरू जी ऐसा नहीं चाहते थे कि भारत एक केवल कुटिया बन के या एक झोपड़ी बन के रह जाए, गांव बन के रह जाए। वो चाहते थे भारत पूरे विश्व में जाए। तो उन्होंने, और उनकी आपसी भी जो कांग्रेस के लोग थे, बहुत सारे पढ़े लिखे थे, वो लोग ये चाहते थे कि अंग्रेजी को 15 साल के लिए या 25 सालों के लिए रखा जाए राजभाषा के तौर पे। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, वो हमारी हिंदी रहेगी। लेकिन 25 सालों के लिए या 15 सालों, मुझे साल नहीं याद है, 15 सालों के लिए अंग्रेजी भी रहेगी। और अगले जब 15 साल बीत जाएंगे तब फिर हम इसको हटा देंगे, और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू होता गया। अभी तो हिंदी हमारी राजभाषा है, राजभाषा है। और मुझे लगता है क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर लोकतंत्र है भाई, अगर आप 50% वोट पाके प्रधानमंत्री हो सकते हैं, बिल्कुल, तो 60% जो लोग बोल रहे हैं वो क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं राष्ट्रभाषा की बात फिर से नहीं कर रहा हूँ, राजभाषा की। और सभी भाषाएं अच्छी हैं, हिंदी कहूँ इसका संवैधानिक दर्जा देता है उनको। बिल्कुल। और समस्याएं यही है कि फिर तमिल के लोग हैं जो कम हैं, मैं उनकी आलोचनाएं नहीं कर रहा हूँ, जो कम है वो चाहते हैं कि हिंदी क्यों बनेगी। हिंदी इसलिए बनेगी क्योंकि वो 60% बोली जा रही है, 7% जनसंख्या भारत की हिंदी बोलती है और समझती है। तो वो राजभाषा है और रहनी चाहिए। राष्ट्रभाषा मुझे लगता है कहीं उल्लेख भी नहीं है संविधान में, राष्ट्रभाषा शब्द जैसा कोई उल्लेख नहीं है, और ना ही राष्ट्रभाषा कोई होनी चाहिए।
सभी हैं राष्ट्रभाषाएं भाई, क्यों नहीं? हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। आपने भी रिजर्वेशन का जिक्र किया, मैं आपको एक सीन देके, एक सिनेरियो सिचुएशन देके आपका मैं राय जानना चाहता हूँ। सब दो लड़के हैं, एक जनरल ब्राह्मण, दूसरा है एसटी एससी का है। जो दूसरा लड़का है वो टियर 1 सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है। जो जनरल कैटेगरी का लड़का है वो किसी टियर 4 सिटी में या किसी गांव में रहता है। दोनों की जो एजुकेशन है ऑफलाइन से सपोज नहीं हो रही है, उन्होंने बचपन से लेकर 12th तक पढ़ाई की है किसी ऑनलाइन कोर्स से। दोनों के इंस्ट्रक्टर सेम है, सब कुछ सेम है। दोनों सपोज नीट का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जनरल वाले के नंबर आ जाते हैं सपोज 450 और जो एसटीएससी का बंदा है उसका नंबर आते हैं 400 नंबर। अब 450 नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाले जनरल वाले बच्चों को, लेकिन 400 नंबर वाले को अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चला जाएगा, वो अच्छी उसकी एजुकेशन हो जाएगी। इनफैक्ट अगर 12th में अच्छे परसेंटेज नहीं है दोनों के भी या फिर किसी एक के भी, तो जो स्कॉलरशिप सीन से जैसे मेधावी है और जो भी है वो भी नहीं मिलने वाली जनरल वाले को, ताकि वो मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस कर सके। ऐसी इस सिचुएशन को ध्यान में रख के आप रिजर्वेशन बताइए, सही है गलत है, क्या होना चाहिए, कुछ चेंजेस? क्योंकि ऐसा है कि रिजर्वेशन जो है, आपने जैसे मुझे उदाहरण देके समझाया, मैं एक उदाहरण देके और समझाता हूँ आपको। बिल्कुल। जैसा अभी सिचुएशन चल रहा है तो हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकते, ये सही है कि गलत है, बीच में कहीं ग्रे पॉइंट होता है, वो ग्रे पॉइंट पकड़ना जरूरी है। मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मैं रिजर्वेशन का विरोध करूंगा, ये पहले से पूर्वानुमान है, होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं मिल रहा है लास्ट में, तो एटलीस्ट नहीं मिल रहा है ना, वो विरोध है। मेरा विरोध नहीं है रिजर्वेशन को लेके, रिजर्वेशन को लेके आज की कंडीशन में जो रिजर्वेशन चल रहा है उसका विरोध है। जो आज सिचुएशन, जैसे आज आरक्षण काम कर रहा है उसका मैं विरोध कर रहा हूँ, लेकिन आरक्षण का जो नीति है मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। समझिए कैसे, एक मैं ये कहता हूँ, एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए एक एक गिलास दूध निर्धारित हुआ है डॉक्टर के द्वारा, 1-1 लीटर दोनों बच्चे पी रहे हैं, उनका जो सभी पोषक तत्व हैं उनको मिल रहे हैं। सिचुएशन ऐसी आई, कुछ महीनों बाद एक बच्चा बीमार हो गया। अब डॉक्टर ने बोला है कि जितना इसे दूध दिया जा रहा है उससे ज्यादा दूध इसको चाहिए, कुछ दिनों के लिए तो चाहिए ही। तो माँ ने क्या किया कि जो एक बच्चे का दूध 1 गिलास बचा हुआ था उसमें से पूरा उसको 2 गिलास, जो बीमार बच्चा है उसको वो देने लगी। अब जो एक बच्चा बच गया जिसको 1 गिलास भी दूध नहीं मिल रहा है, समझिए, उसके साथ तो आप ये कहेंगे कि इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसका तो 1 गिलास निर्धारित था, 2 गिलास इसका नहीं निर्धारित था, इसका भी 1 था। लेकिन आप माँ के पर्सपेक्टिव से सोचिए, उसके लिए तो बच्चे महत्वपूर्ण है ना। उसका बच्चा बीमार है तो वो तो 2 गिलास देगी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक। जब उसकी स्थिति में सुधार होगा तो वो आधी गिलास दूसरे बच्चों को देने लगेगी, अब जो बीमार है उसको 1.5 गिलास देगी, कुछ दिनों के बाद 1-1 फिर कर देगी। तो यहाँ पे ये भी तो रिजर्वेशन है, आरक्षण यही तो है। इसमें तो माँ के हिसाब से तो वो गलत नहीं है, लेकिन जो लोग इसमें इंटरेस्ट लेके दोनों बच्चों में लड़ाइयां करवाना चाहते हैं वो ये कहेंगे कि पहले वाले बच्चे के साथ बुरा हुआ, उसको क्यों नहीं, उसका तो हक था 1 गिलास में। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दीजिए, उस माँ की जगह आप एक जो केयर टेकर होता है वहां पे उसको रख दीजिए। माँ नहीं है, अब केयर टेकर है। केयर टेकर 1-1 गिलास देता था, एक बच्चा बीमार हो गया, उसको उसने हटा के एक बच्चे को 2 गिलास वो देने लगी। अब हुआ ये कि केयर टेकर की जॉब कितने दिन रहेगी ये 2 बच्चे डिसाइड करेंगे, समझिए बात। तो वो दोनों वोट करेंगे कि हम चाहते हैं केयर टेकर कंटिन्यू करे या ना करे। तो जो बच्चे को 2 गिलास दूध मिलने लगा, अब जब वो सशक्त भी हो जाएगा फिर भी केयर टेकर उसको देगी, क्योंकि उसके वोट कंफर्म हो रहे हैं। वो जो एक केयर टेकर उसको दे रही थी, तो अभी तो दोनों बच्चे अपनी विवेक से वोट करेंगे कि भाई तुमने हमारे रूम में क्या क्या किया, हमारे लिए जो नीचे है उसमें क्या किया, हमारा भोजन कैसे बनाया। तो दोनों हो सकता है दोनों वोट ना दें, लेकिन जब दोनों, वो जो केयर टेकर है वो 2 गिलास उसको बोलेगी कि मैं तुमको 2 गिलास दूध दूंगी, तुम ठीक हो जाओगे फिर भी दूंगी, मैं जबरदस्ती तुमको दूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं फिर भी दूंगी, वो बच्चा तो उसी को वोट करेगा, तो उसकी जॉब कंफर्म हो रही है। सेम सिचुएशन यही हो रहा है। आरक्षण जो मुद्दा था 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आज वो बढ़ गया है, क्योंकि जो आरक्षित सीटें हैं और जो आरक्षित वर्ग है वो सीधे वोट कर रहे हैं सरकार को, और वो ये नहीं देख रहे हैं, जो लोग हैं आरक्षित लोग जो हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमें कितनी की जरूरत है, हमारे बच्चों को कितनी जरूरत है। वो और सरकार भी ये चाह रही है कि हम तो उनको देंगे,
आरक्षण, जो कि हमें वोट मिल रहा है, और जो अनारक्षित सीटें हैं वो कम है पॉपुलेशन में, तो सरकार को तो वोट से मतलब है। तो मुझे ये लगता है कि आज का जो आरक्षण है वो सीधे और सीधे वोट के ऊपर काम कर रहा है। सरकार उसके वोट, केवल वोट के लिए उसको काम कर रही है। और जो जिन बच्चों को आरक्षण मिल भी रहा है, अब देखिए कहाँ मिल रहा है। मैं फिर से इस बात में आपको लाना चाहूंगा कि जो जिन बच्चों को आरक्षण मिल रहा है, आप सिचुएशन देखिए कि नई गढ़ी का एक बच्चा है, एसटी का है, सरकारी स्कूल से उसकी पढ़ाई हुई है, इसी तरीके से उसने 12th पास किया, अब उसको कॉलेज में जाना है, चलो यहाँ से कोई कॉलेज भी सरकारी कर लिया, अब उसको एक एग्जाम देना है। जो भी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, पीसीएस का होगा, यूपीपीसीएस का हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, जो भी एग्जाम है उसको देना है। एक बच्चा इंदौर का है, बेंगलोर का है, मुंबई का है, वो भी एसटी है, लेकिन उसके पिताजी पहले से गवर्नमेंट जॉब में है, आईएएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन जो आरक्षण है वो तो दोनों को बराबर मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि आरक्षण में भी कितना पहले शोषण है। जो नई गढ़ी का बच्चा है, एसटी, जिसको मिलना चाहिए था आरक्षण, वो कभी वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। उसको सीट आरक्षण तो मिल गया, लेकिन उसके 5 मुंबई के बच्चे से है, जो जनरल से ज्यादा उसका पहले से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो जब वो, अब ये देखिए कि सरकार को ये भी ध्यान देना होगा कि जो हम सीटें रिजर्व कर रहे हैं वो कहाँ की कर रहे हैं। मुंबई के बच्चे के लिए और नई गढ़ी के बच्चे के लिए अगर एक ही आरक्षण है तो गलत है। मुख्यमंत्री के बच्चे के लिए और किसान के बच्चे के लिए अगर सीट सामान्य बिल्कुल ही एक जैसे ही आरक्षित है तो वो गलत है। आईएएस का बच्चा है, उसको भी उतने ही % का बेनिफिट मिल रहा है, एक किसान मजदूर का बच्चा है, उसको भी उतने का बेनिफिट मिल रहा है। तो आरक्षण का जो बेसिक जो रूल था कि जो सवर्ण थे उनको बहुत दिन पहले से उनकी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो रही थी भाई, उन लोगों को पहले से शिक्षा का अधिकार था और उनकी जो स्थिति थी वो अच्छी थी। तो यही चीजें, तो वो एसटी जो जिसका पिता आईएएस है उसके साथ भी तो वही सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि सरकार को और गौर करना चाहिए और इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए कि आरक्षण केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसटी पे हो गया, एससी पे हो गया या ओबीसी पे हो गया। वो एसटी भी कहाँ का एसटी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तब मुझे लगता है कि आरक्षण का जो सही परिमाण है वो मिलेगा। फिर क्राइटेरिया क्या होगा आरक्षण का? अगर आप देखिए उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, सामाजिक स्थिति देखिए, सरकार इस पे कार्य करे। आर्थिक स्थिति मुझे लगता है कि जैसे ईडब्ल्यूएस है जनरल कैटेगरी के लिए, वो अच्छी पहल है, लेकिन आप आरक्षण का केवल मुद्दा आर्थिक आधार हो ही नहीं सकता। सामाजिक आधार कैसे आप लाओगे? कोई एसटी का बच्चा है, उसको समाज में अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वो उसको आरक्षण मिल जाएगा, वो जॉब पा जाएगा, वो प्रतिष्ठा कहाँ से पाएगा? एक वो भी है कि ऑन रिकॉर्ड संविधान में एसटी एससी या फिर जो भी नीचे कास्ट के लोग हैं उनको ऑन रिकॉर्ड सारे अधिकार दे दिए गए हैं। अभी भी रिजर्वेशन के तहत वो अपना हक एटलीस्ट पा सकते हैं अपने देश में। लेकिन एक कॉमन ये है ना कि लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज हो। आज भी मैं मतलब अगर गांव का देखा जाए, वहां पे जो उच्च जाति के लोग हैं उनका माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी वही भावना रखते हैं उनके प्रति। तो आप कितना भी कोशिश कर लें, ऑन रिकॉर्ड संविधान में संशोधन करके कुछ भी कर लें, लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज होगा? देखिए आप जो कह रहे हैं कि अभी भी आपने जो बोला कि जो प्रतिष्ठा की भावना है, प्रतिष्ठा की भावना यानी इक्वलिटी कब आई? जब लोगों का माइंडसेट, जब आप भी एसटी एससी, आप मतलब कोई भी जनरल कैटेगरी का एसटी एससी को लेकर वही सोचोगे कि हमारी तरह सेम है, अगर लोगों के माइंडसेट में यही भावना है तो नहीं होगी, ऐसी माइंडसेट नहीं होगा। क्या होगा कि जो जनरेशन थी 2 पीढ़ी पहले, बब्बा की जो जनरेशन थी वहां पे भेदभाव ज्यादा था, पिता के जनरेशन आते आते भेदभाव कम हुआ, हमारी जनरेशन तक लगभग ना के बराबर है, अगली जनरेशन में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप कुछ बोलोगे तो उसके पास अधिकार है कि वो रिपोर्ट कर सकता है, वो एक्शन ले सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में इसका जो एक छोटा सा भय रहेगा कि भाई हमें क्यों कहना, जाति सूचक शब्द क्यों बोलने हैं। लेकिन वही बात आती है कि उसी बच्चे को कोई तीसरा आदमी, नेता या कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बता रहा है कि तुम्हारा हक ले रहा है, तुम्हारा 85 नंबर आके सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका 45 पे हो गया, ये जो चीजें हैं समाज में ऐसे भी तो लोग हैं ना भाई, तो वही भड़काते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों लोग, तीसरे को लाना ही नहीं है। जनरल कैटेगरी का बच्चा है और एसटी का बच्चा है, दोनों को ठीक है भाई, हम एग्जाम में दोनों जो रिजर्वेशन मिलेगा हम लोग उसमें रह लेंगे, लेकिन वो हम लोगों का आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें परिवर्तन हम नहीं लाएंगे। अगर हमारा दोस्त 12th में हमारे साथ तक था, 1ली से लेके 12वीं कक्षा तक वो था,
और ठीक है कॉलेज में उसको रिजर्वेशन के आधार पे मिल गया, तो वो तो सरकार की बातें हैं, वो ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो हमें उससे अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, मुझे ये लगता है। और जब इसमें मुझे लगता है कि अगर जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है उसको पहल करनी चाहिए, क्योंकि उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसको ये पहल करनी चाहिए कि ठीक है भाई, तुझे मिल रहा है जो भी है ठीक है, रिश्ते हमारे कम नहीं होंगे। आपने जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आपने एक बढ़िया बात कही थी, मैं वो छेड़ना चाहता हूँ ताकि लोग भी आपकी सोच से प्रभावित हो, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रभावित किया था। आपने कहा था विभाजन के दौरान जो सच्चे देशभक्त थे वो वही मुस्लिम लोग थे जो यहाँ रुक गए थे। मैं चाहता हूँ कि आप उसे पूरा एक्सप्लेन करके वो पूरा सीन समझाओ, आप उसकी कंडीशन और उस दौरान जो चीजें चल रही थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस जाने ये क्योंकि पर्सोना मुझे बहुत पसंद आया ये। आप ये देखो कि जो मुसलमान थे और जो हिंदू थे और भी धर्म के लोग थे, लेकिन जिन्ना ने धर्म के आधार पे देश बांटा, कंफर्म बातें हैं ये, मतलब ऑथेंटिक बातें हैं कि मुझे धर्म के आधार पे चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो जिन्ना की सोच ये थी कि देश में इतने ज्यादा हिंदू हैं कि कभी भी प्रधानमंत्री या बड़े पद पे मुसलमान नहीं पहुंचेगा। उनकी सोच ये थी कि अगर देश की आबादी में 85% हिंदू हैं तो कैसे पहुंचेगा कोई मुसलमान, या नॉन हिंदू कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। अगर लोकतंत्र है तो कैसे नहीं पहुंचेगा। पर अभी तो है ना हमारे रिकॉर्ड। उनकी सोच बुरी थी, मैं वही बोल रहा हूँ, यही भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पे पहले कुछ, अगर शिक्षा मंत्री आप देखोगे तो 10 शिक्षा मंत्री मुसलमान थे मुझे लगता है। अब अगर चेक करोगे तो शुरू के 8 शिक्षा मंत्री भारत के वो मुसलमान थे, भारत के राष्ट्रपति मुसलमान हो गए। जिन्ना की सोच बुरी थी, मुझे ये लगता है। अब आप ये देखिए कि विभाजन के समय धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उनमें से कुछ मुसलमान थे जो यहाँ रुकना चाहते थे, कुछ मुसलमान धर्म के नाम पे जाना चाहते थे। लड़ाई धर्म के नाम पे नहीं हुई थी अंग्रेजों से, लड़ाई देश के नाम पे हुई थी कि मुझे भारत चाहिए। लेकिन बीच में जिन्ना ने धर्म के आधार पे उनको अलग कर दिया। तो सच्चे मुसलमान आप स्वयं से सोचे वही थे ना जो यहाँ रुक गए, क्योंकि उन्हें धर्म नहीं बड़ा लगा, उन्हें देश बड़ा लगा कि मुझे देश चाहिए भाई, मैं मुसलमान हूं, मैं भारत में रहूंगा। और मुझे लगता है आज की कंडीशन आप देख लीजिए, भारत के मुसलमान ज्यादा सुखी हैं पाकिस्तान के मुसलमानों से, क्योंकि वहां की स्थिति आप देख लीजिए। पाकिस्तान में हिंदू है क्या? कुछ हिंदू बिल्कुल हैं। जब देश आजाद हुआ था तो 3% के लगभग थे, अब शायद वो घट के 1% या 0 कुछ बचे हुए हैं। मतलब वो कैसे सरवाइव कर गया? वो भी हुआ था ना जो बाहर के वो लोग क्या तो ट्रेन में, वो तो देखिए दोनों तरफ से हुआ था, ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान से आई थी, यहाँ से भी कुछ दो ट्रेन गई थी, वहां पे भी मुसलमानों को मारा गया था। वो तो पब्लिक है, वहां की पब्लिक, जहाँ की पब्लिक जैसी थी वहां लोगों ने वैसा किया। लेकिन वहां पे जो मुसलमान है, जो हिंदू हैं सॉरी, वो भी तो वहां सर्वाइव कर रहे हैं। और 1-2 नाम ऐसे हैं जो कुछ बड़े राजनेता हैं पाकिस्तान में, वो अपने आप को इस्लामिक कंट्री मानता है, लेकिन वो ऐसे उनको हटा नहीं सकता ना। यही संयुक्त राष्ट्र संघ भी तो है, आप इस्लामिक कंट्री है, मैं हिंदू हूं, मैं आपके देश में रहूंगा, आपकी मान्यताओं को मानूंगा, लेकिन मैं सर्वाइव तो करूंगा। अब उनके कुछ रूल्स होंगे कि हम इस्लामिक स्टेट है तो आप ये नहीं कर सकते, तो ठीक है भाई नहीं करेंगे, तो वो लोग वहां पे हैं। लेकिन मुझे लगता है वहां के मुसलमानों से स्थिति यहाँ अच्छी है। जो भारत के मुसलमान है वो यहाँ ज्यादा बेहतर स्थिति में। अब देखेंगे तो कितने राजनेता हैं यहाँ पे। अब ओवैसी को देखिए, बिल्कुल ओवैसी खुलेआम मन से कहता है कि हिंदू बुरे हैं, लेकिन भारत का आप देखिए, जो भारत की एक शक्ति है अंदर की, भारत की खूबसूरती है, फिर भी हम उनको बोल रहे हैं कि वो अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता तो क्या है, मतलब जो भी है, सही बात। तो भारत की ये खूबसूरती है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं सबको। आप समानता को मानते हैं या फिर क्या लोग समानता को मानते हैं? समानता का अधिकार भी संविधान में, इवन प्रीएम्बल में भी लिखा है। क्या लोग समानता के आधार पर ही तो आरक्षण है। समानता लोगों के मानसिक में है क्या? मेरा सवाल है इंटरकास्ट मैरिज को लेके। मैंने अपने पहले जो गेस्ट थे, मेरे भैया थे, उनसे मैंने सवाल किया था, और शायद बात उतनी खुल की हो नहीं पाई, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हर इंसान समानता को मानता है, हर इंसान ये जानता है एजुकेशनली भी और अपने दिमाग से भी, जो पूर्वाग्रह है उसके दिमाग में कि हर इंसान बराबर है, तो फिर इंटरकास्ट मैरिज को लेके समाज में या फिर किसी व्यक्ति के दिमाग में ऐसा क्यों? या फिर सिर्फ इंटरकास्ट नहीं, अगर अलग धर्म में भी शादियां हो रही हैं, या फिर इसका क्राइटेरिया सिर्फ पैसा है कि अगर अमीर लोग एक लिमिट से ज्यादा पैसा कमा ले तो फिर आपको कोई नहीं बोलने वाला कि आपके पार्टनर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, या फिर किसी और धर्म के हैं, किसी और जाति के हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम समाज में है। अगर आप अपना समाज चेंज कर पाते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नई गढ़ी में है, रीवा में है, तो यहाँ का समाज यहीं का है,
लेकिन जब आपके पास एक शक्ति आ गई और आप यहाँ से हट के मुंबई चले गए तो समाज चेंज हो गया ना। यहाँ का समाज आपको हमेशा कोसेगा। आप ये देखिए, पर अब चेंज कभी नहीं होने वाला ये। होगा, धीरे धीरे हो रहा है, अभी भी तो हो रहा है। सही है गलत है? क्या यही इंटरकास्ट मैरिज। आप जैसे मैं एक कॉमन सिनेरियो समझो, जैसे मैं मतलब ऐसा मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा परसेंटेज ब्राह्मणों में देखने को मिलता है। ब्राह्मण हमेशा से पूज रहे हैं, हमेशा से पूज रहे हैं। इवन आज भी गाँव में कोई भी धार्मिक कर्मकांड होता है तो ब्राह्मणों से सलाह ली जाती है। पूज्य होते हैं, पूजनीय होते हैं वो। शादियों में हिंदुओं में तो होता ही है कि ब्राह्मण पंडित जो रहते हैं वो शादियां करवाते हैं। सबसे ज्यादा आपत्ति किसको होती है? उन समाज के उच्च श्रेणी के लोगों को, या फिर समाज को खुद ही? जो जैसे मेरा समाज है तो मेरे अगर मैं इंटरकास्ट मैरिज करता हूँ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? हमारे समाज को होगी, हमारे पूजनीय को नहीं होगी। नहीं क्यों होगी? अगर पूजनीय सबको डील कर रहे हैं, अगर पूजनीय है वो, उनकी बातें अगर लोग मान रहे हैं, क्या पूजनीय अगर ये क्राइटेरिया ला दे समाज में कि नहीं ये सब गलत धारणा है? वो खुद भी बधा हुआ है। आप ये समझिए, पूजनीय अगर आप ब्राह्मण को कह रहे हैं पूजनीय, तो क्या ही मैं मतलब एक जैसे कॉमन पर्सोना है कि देखिए अब हिंदू समाज में हमारे पूजनीय ब्राह्मण ही है। कोई भी धार्मिक कार्य में हम ब्राह्मणों की, इवन इतिहास गवाह है कि हम सलाह हमेशा ब्राह्मणों से लेते हैं किसी भी धार्मिक कर्मकांड में। ऐसा तो मैं बस वो कह रहा हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो जो वो ब्राह्मण है, अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो ब्राह्मण है वो भी बधे हुए हैं ना अपने शास्त्रों से। अब ये समझ, शास्त्र चेंज नहीं हो सकता। शास्त्रों में सीधा लिखा गया है बिल्कुल राष्ट्र मैरिज गलत है। बिल्कुल। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। अच्छा। उनमें 4 जो होते हैं वो अच्छे विवाह माने जाते हैं, और 4 जो लास्ट के हैं वो अच्छे विवाह नहीं माने जाते। तो जो 4 विवाह हैं उनमें तो कुछ विवाह ऐसे हैं कि जो लड़की है उसको पता भी नहीं होना चाहिए इससे विवाह है। फिर शास्त्र बड़ा कि संविधान बड़ा? संविधान और शास्त्र का यहाँ पे मुद्दा नहीं है। विवाह संविधान तय नहीं करेगा, विवाह शास्त्र तय करेगा, अगर आप शास्त्र को मान रहे हैं तो। हमारे भी संविधान आपको रोजमर्रा की चीजों के लिए थोड़ी ना बोलता है कि आप उठ के अपने पिता के पैर छुएंगे कि नहीं छुएंगे। संविधान में कैसे लिखा जाएगा? ये तो शास्त्री बताते हैं ना। आपकी जो अच्छी बुक्स हैं, जो पहले की बुक्स हैं, जो आपके शास्त्र हैं, वही बताते हैं कि अपने माता पिता को, गुरु को, अपने से बड़े भाई को, या जो अच्छे लोग हैं, आचार्य हैं, उनका आपको सम्मान करना चाहिए, उनके पैर छूना चाहिए, या जो उनको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो संविधान कैसे बताएगा? संविधान तो ये भी नहीं कहता है कि आप पिता के पैर छुओ, मत छुओ। आपको अगर एक अच्छा व्यक्ति बनना है, संवैधानिक व्यक्ति आपको नहीं बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, तो आपको शास्त्रों को लेके चलना पड़ेगा। इसमें केवल एक ये है कि जो शास्त्रों में बहुत बुरी बातें हैं जो पहले लिखी गई थी उनको आप चेंज कर दीजिए, लेकिन जो रिजिड लोग हैं वो चेंज नहीं करना चाहते। जो महंत लोग हैं, जो मठों में बैठे हुए हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि आज चेंज करेंगे ये, कल हो जाएगा पूरा चेंज। अगर हम पहल कर देंगे तो धीरे धीरे सब चेंज। ऐसा नहीं है, जो बुरी बातें हैं तो आप चेंज करिए। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा चेंज हुई ना। और मुझे लगता है हिंदू में तो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें वो कुछ भी कर सकता है। हिंदू में कितनी सारी चीजें थी वो चेंज कर दीजिए। अब दूसरे धर्म में देखिए तो वो कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है। सही बात है। अब अगर मैं इसको देखूं, हिजाब हो गया, हिजाब कितना बड़ा मुद्दा है। 3 तलाक कितना बड़ा मुद्दा था, सबको समझ में आ रहा है बुरा है। 3 तलाक तो बुरा है। सही बात। तो इसका इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा हम लोगों ने खत्म कर दी। जब खत्म किए तो हम लोगों में भी हुआ विद्रोह। बिल्कुल। जब वहां पे जब पहले खत्म हुआ, जब ये राजा राम मोहन राव ने जब खत्म किया तो विद्रोह हुआ था। मुझे ये लगता है वो लोग कैसे उस टाइम पे अपने आप को जस्टिफाई करते होंगे कि एक औरत जिंदा जल रही है और आप जस्टिफाई कर रहे हो कि वो सही जल रही है। और एक औरत का जो शौहर है वो आके बोलता है तलाक है, तलाक है, तलाक है, और उसका पूरा जीवन खत्म हो गया, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि ये सही नहीं है। हमें इस पे किसी धर्म और जाति का मैं उसमें वो नहीं ला रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। मौजूदा सरकार जब से आई है अपने देश में, तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक ट्रेंड या फिर एक सोच जो चल रही है लोगों में हिंदू राष्ट्र के प्रति, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं धर्म की वजह से, जो लोगों की सोच है, जो लोगों की मानसिकता है, उसकी वजह से। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ये सही हिंदू राष्ट्र होना चाहिए देश, या फिर नहीं होना चाहिए, गलत है? और जो लोग कर रहे हैं, जो लोग समर्थन में इसके, मेरा एक वो भी कंसर्न है कि जो देश की यूथ है वो काफी इसको सपोर्ट करते हैं, आज की जो जेनजीज हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आज के जेनजीज को देश को विकास में सहयोग करने के बजाय इन सब मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, पहली बात तो ये, मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है जेनजीज पे। वो किसी भी मुद्दे पे आ जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। उनका जो अंदर का विचार है वो नहीं है।
वो यूट्यूब पे रील्स पे वीडियो देखते हैं हिंदू राष्ट्र, और सरकार के कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं। मतलब आप इसको ऐसा मत देखिए कि ये रैंडम चीजें हैं, सरकार इस पे काम कर रही है कि लोगों तक ये पर्सपेक्टिव पहुंचे कि सरकार हिंदू राष्ट्र चाहती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, असंभव है, होना भी नहीं चाहिए। जो बड़े गुरु हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखे होंगे जिनसे काफी लोग इन्फ्लुएंस है रामभद्राचार्य जी, ना, नहीं वो भी नहीं, मैं उनको शायद जानते नहीं हूँ। नहीं वो है, एक है वो दिव्यांग है, अच्छा, नेत्रहीन है और बहुत ही मतलब पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बायस्ड है बीजेपी को लेके। नहीं मेरा वो कंसर्न नहीं है, मतलब ना कि सिर्फ जेनजीज, इवन जो मिलेनियल्स हैं हाँ। वो भी काफी सपोर्ट करते हैं, जो हमारे काफी गुरु हैं जो काफी इन्फ्लुएंसिंग है, उनकी बातें सुन के लोगों को फॉलो करते हैं। उससे क्या होगा? मतलब देखिए, आप धार्मिक माना नाम तो पे यार देखिए, आप मानो तो कर सकते हैं ना, आपका तो ये फंडामेंटल राइट्स है कि मैं बोलूं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हो जाएगा, ये क्यों? चाहिए, कारण क्या है? उनको ये लगता है कि भाई उस दुनिया में हर धर्म के अपने देश हैं। अब देखिए, क्रिश्चियनिटी को देखें तो उसके आधार पे देश है, इस्लाम को देखेंगे तो उसके आधार पे तो अगर देश हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है, नहीं होगा, मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं अगर हो जाता है, सपोज एक सिनारियो है कि हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? जो मुसलमान, अब मैं वही बात जाऊंगा, जैसे आपने कहा कि अगर जैसे मान लीजिए कोई इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, वहां पे हिंदू भी रह रहे होंगे, अरब में है हिंदू, ठीक है, काम कर रहे हैं, पर वो इस्लामिक स्टेट्स है। आप ये समझिए कि ये कितना ज्यादा बुरा होगा उनके लिए जो भारत का नाम लेके रुक गए थे यहाँ, जो मुसलमान भारत को लेके यहाँ पे रुके थे, ये सही बात है। उनके साथ तो धोखा हो गया ना। और फिर जब ये हिंदू राष्ट्र होगा तो जो हिंदू कल्चर्स हैं, हिंदू नियम है, हिंदू के शास्त्र हैं, वो कंपलसरी होगा, वैसे बाकी वो बिल्कुल। तो भाई मेरा जो मुसलमान है, दोस्त है, वो क्यों पढ़ेगा गीता? उसको अपना कुरान पढ़ने दो ना, वो अपनी चीजें पढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकता है, गीता में ज्ञान है वो पढ़ सकता है। कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि वो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, उसको जो मन होगा वो पढ़ेगा, उसे कंपलसरी नहीं है। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं कुरान की आयतें पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं क्यों पढ़ूंगा? लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर इस्लामिक कंट्री जो है, अगर कोई राष्ट्र अपने आप को घोषित कर दिया है कि मैं इस्लामिक राष्ट्र हूँ, तो फिर वहां पे जो उनके नियम है आपको मानना पड़ेगा। आप हिंदू हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, आपको मानना पड़ेगा। तरीके से भारत की खूबसूरती ये भारत की खूबसूरती, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में और कोई ऐसे देश होंगे यार जहां पे इतना वैविध्य है। आप कल्चर के नाम पे देखो, आप भौगोलिक स्थिति देखो, यहाँ पे 6 मौसम है, अब बाहर जाओगे एक ही मौसम है, वो ठंड में ही है, डाइवर्सिफाई बहुत। इतना ज्यादा है, हर चीज को देखो, कल्चर कितने ज्यादा है। धर्म तो चलो ठीक है, धर्म में भी कल्चर कितने हैं। तो मुझे नहीं लगता, और जरूरत भी नहीं है, हिंदू राष्ट्र की कोई जरूरत नहीं है और ना होना चाहिए। सबको एक साथ रहना चाहिए, झगड़े नहीं होना चाहिए, और अपने अपने धर्म को प्रमोट करिए, अपना प्रमोट करना आप सही मानते? बिल्कुल प्रचार प्रसार करना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि जैसे कोई बिजनेस है, प्रोडक्ट है, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं इंसान, धर्म तो एक पाथ चीज है ना, वो तो एक मतलब एक विश्वास है, एक धार्मिक वो तो है। अगर आपको ये लगता है कि मेरा धर्म अच्छा है, तो आप ये चाहोगे ना कि सब कोई इसमें इसको देखे, इसको सुने, इसको जाने। जैसे मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू की चीजें जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि सामने वाला जो इंसान है वो समझ ही नहीं रहा है कि कितनी अच्छी चीज है, कितनी गहरी बातें लिखी हुई हैं हिंदू शास्त्रों में, कितनी गहरी बातें लिखी है, वो समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म से बिलोंग कर रहा है और उसको उसकी बातें मैं नहीं जान रहा हूँ। तो पढ़ने के लिए तो आप सब कुछ पढ़ें। तो मैं तो उसको कहूंगा कि भाई हिंदू का आप कोई आर्टिकल ले लो, कोई शास्त्र ले लो, आप पढ़ो, आप जानो, आपकी इच्छा हो रही है तो। जैसे कोई इस्लाम का इंसान है, वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, अगर वो पढ़ता है गीता और वो इन्फ्लुएंस हो गया, उसको आना है, तो क्या दिक्कत है? ये तो आपका संवैधानिक अधिकार है ना, आपके पास होना चाहिए। मैं फोर्स नहीं कर सकता, कोई क्रिश्चियन है, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन, उसे फोर्स नहीं कर सकता, ये तो इलीगल है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, बढ़िया है, कोई हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर है, और ऐसे ही सबको साथ में रहना चाहिए। एट लास्ट मैं आपसे कुछ पर्सनल पर्सपेक्टिव बात करना चाहता हूँ। मैं किताबों का बड़ा शौकीन हूँ इन दिनों, अभी कुछ 1 साल से मुझे हिंदी नॉवेल्स और इंग्लिश नॉवेल्स ही पसंद है। आप जो कि हिंदी साहित्य से आते हैं, तो मैं साहित्य की खूबसूरती जानना चाहता हूँ, और मुझे आप लास्ट में कुछ बुक सजेस्ट करिएगा। मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो ऐसी कुछ जो ऑडियंस में पढ़नी चाहिए ताकि लोग भी पढ़ें। तो किताबें पढ़ना मैं एक अच्छा शौक मानता हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बजाय कि आप मूवीज देखो, ऑडियो बुक सुनो, जो कि आजकल बहुत सारे हैं चीजें करने के लिए। मैं वो साहित्य की खूबसूरती जानना चाहता हूँ, वो गहराई जानना चाहता हूँ कि जिससे लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि साहित्य के लोग जो होते हैं
मतलब हर आदमी एक नॉर्मल मिल जाएगा, लेकिन साहित्य से जुड़ा हुआ, चाहे इंग्लिश से हुआ हो चाहे हिंदी से, उसकी सोच अलग ही होती है। मतलब वो हर जगह प्रेम खूबसूरती देख लेता है। इवन कोई भी सिनेरियो में कुछ ऐसे बोल देगा कि मतलब आप आप वही हो इसको जाओ। ऐसे देख सकते हो कि हम दो विषय पकड़ते हैं, एक मैथमेटिक्स पकड़ते हैं, एक लिटरेचर पकड़ते हैं। ये दोनों आपस में बिल्कुल अलग हैं। मैथ जो है, गणित, मैं बीएससी किया हूं और मैथ से ही किया हूं, तो जो गणित है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। अगर 50 लड़के हैं और एक प्रश्न का उत्तर देना है तो 50 का उत्तर एक ही होगा। अब समझिए, जैसे 3 और 2 को जोड़ना है तो 100 लोग रहेंगे तो 5 आएगा, 1000 लोग ही होंगे फिर भी वो 5 ही आएगा। लेकिन लिटरेचर साहित्य में ऐसा नहीं होता। साहित्य में राम को आप अपने हिसाब से परिभाषित करेंगे, मैं अपने हिसाब से करूंगा, 50 लोगों के उत्तर 50 तरीके से हो सकते हैं और वो 50 तरीके सही होंगे। यहाँ पे केवल दिक्कत है सब्जेक्टिविटी की, दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो विशेषताएं हैं साहित्य की वो सब्जेक्टिविटी की है और ऑब्जेक्टिविटी की है। जो मैथ है वो पूर्णतः आत्मनिष्ठ है, सॉरी वस्तुनिष्ठ है, और जो साहित्य है वो आत्मनिष्ठ है। आत्मनिष्ठ जैसे मैं इसको समझाऊं अगर आपको, अगर आप साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि औरंगजेब ने अपने पिता को मृत्युदंड दे दिया। शाहजहां को उसने ताजमहल में मृत्युदंड दे दिया। लेकिन ये तो आपकी क्या होगी, हिस्ट्री हो गई। लेकिन जो साहित्य का इंसान होगा, ये जो साहित्य जिसको परिभाषित करेगा, वो ये जरूर निकालेगा कि उस बच्चे के मन में रात को कहीं ना कहीं आया होगा कि मैंने गलत किया। वो हिस्ट्री में कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो इतिहास का विषय ही नहीं है। इतिहास तो केवल डेट पे चलता है, घटनाओं पे चलता है और समय पे चलता है। जो जगह है कि ताजमहल में इतने तारीख को इसे फांसी दी गई, शाहजहां ने रात को क्या विचार किया कि मैं अपने ही पिता को फांसी दे रहा हूं, ये कहीं लिखा नहीं है। लेकिन ये जो इतिहासकार होगा वो कभी नहीं समझेगा। साहित्यिक इंसान वहां से भी उस चीज को निकाल लेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे भगत सिंह के बारे में बात आती है, भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, कहा जाता है कि उनका कहीं किसी से प्रेम था, ये कहीं जिक्र नहीं आता है। मूवी में भी थोड़ा मूवी में भी जिक्र आया था। तो अब लोग कहते हैं कि भाई भगत सिंह को प्रेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर कोई देश से प्रेम कर रहा है तो पहले एक इंसान से किया होगा, तभी तो देश से प्रेम को वो समझा कैसे? इंसान से समझा होगा और उसको ये समझ में आया कि इंसान से बड़ा है अपने राष्ट्र के लिए प्रेम रखना। तो वो किसी इंसान से किया होगा, लोगों ने विरोध किया कि भाई ये गलत है, गलत है, गलत है। अब कोई साहित्यिक इंसान क्यों नहीं लिख सकता प्रेम, उनकी भगत सिंह की प्रेम कथा? वो निकाल लाएगा ना कि भाई वही तो ब्यूटी है, जो साहित्य की ब्यूटी है। वो कहीं आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे, आपको एक छोटा सा क्लू मिलेगा, आप उसी को बहुत बड़ा कर लोगे। प्रेमचंद इतने पॉपुलर क्यों हैं? जैसे आपने पिछले दिन बताया था कि प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है वो अलग है, और जो सबसे बड़े साहित्यकार हैं वो प्रेमचंद नहीं है, लेकिन प्रेमचंद की जो साहित्य है वो कुछ अलग बताती है। मैंने ये कहा था कि प्रेमचंद जो है वो शायद सबसे बड़े हाँ, उपन्यासकार नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साहित्य उपन्यासकार। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने जो किया हिंदी साहित्य के लिए, अगर आप वेस्टर्न लिटरेचर में देखोगे या दूसरे जो भी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, उसमें जो काम 150-200 सालों में हुआ है, प्रेमचंद ने वो काम 30 सालों में कर दिया है। वैसे जहां से उनकी जर्नी शुरू होती है, तो जो वो पहले कहानियां लिखते थे, उनकी जो पहले की कहानियां हैं, ईदगाह है, दुनिया के 2 अनमोल रतन जो हैं, ऐसी कहानियां थी जिनमें थोड़ी सी ट्रेजेडी आती थी और लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती थी। आप देखो उसी समय की जो मूवीज बनती थी उसमें भी ऐसा होता था, क्योंकि साहित्य और सिनेमा बराबर चलता है। आपका जो सिनेमा है, आप बुक पढ़ेंगे तो साहित्य में भी वही लिखा जा रहा है। जो उनके बेसिक जो वो होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो सेम ही रहते हैं। तो प्रेमचंद ने जिस दौर में लिखना प्रारंभ किया, उस जमाने में उन्होंने एक स्टोरी पकड़ते थे, ट्रेजेडी आती थी, हैप्पी एंडिंग होती थी। यही इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत में हुआ था। उनको 200 साल लगे, 150 साल लगे ये बताने में कि हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही, लेकिन प्रेमचंद ने 35 सालों में कर दिया। गोदान में उन्होंने होरी को मार के, अब सोचिए होरी हीरो है, गोदान का हीरो होरी है। पहली बात तो कल्पना करना कि एक इंसान जिसके बदन में कपड़े नहीं है, जो गरीब है, किसान को हीरो बनाना। और ऐसे ही वो कहानियां लिखते थे, लेकिन अंतिम में वो उसको बचा लेते थे।
साहूकार से, जमींदार से, जो शोषक थे उनसे वो बचा लेते थे। लेकिन गोदान में उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इस बार नहीं बचाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तटस्थ होकर यथार्थ देखूं तो जमीनी स्तर पे तो किसान मर रहा है, मेरी कहानियों में वो बच जाता है, तो मुझे बचाना नहीं है, इस बार होरी को मारना है। और होरी का मरना इतना बड़ा एक परिवर्तन था साहित्य के लिए भी और समाज के लिए भी, कि होरी मर गया है। किसान गरीबी में जन्म लेता है और गरीबी में ही मर जाता है। जबकि शुरुआती दौर में प्रेमचंद की जो उपन्यास लिख रहे थे, जो रचनाएं थी, उनमें वो बचा रहता था। और मुझे लगता है कि जो पहला इंसान होता है किसी भी पाठ का, किसी भी परंपरा का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो शायद उतना तटस्थ होके, उतना मैच्योर होके ना लिखे, लेकिन वो महत्वपूर्ण कितना है, क्योंकि बाद के जो लोग हैं, जैनेन्द्र जो हैं, या जो भी बड़े जो वो हैं, उनको वो नहीं करना पड़ा जो प्रेमचंद ने किया, क्योंकि उन्होंने पहले ही कर दिया ना। अब जैसे आप मूवीज में देखोगे, राज कपूर अगर नहीं होते तो जो अमिताभ बच्चन कर रहे हैं वो नहीं करते, वो वही करते जो राज कपूर कर रहे हैं। अगर आप इसको आप दर्शन में देखोगे तो प्लेटो ने बोला, अगर प्लेटो नहीं हो, अगर सुकरात नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं वही करता जो सुकरात ने किया। बिल्कुल। जैसे आइंस्टीन ने न्यूटन के लिए बोला बिल्कुल कि मैं महान नहीं हूं, मैं महान इसलिए नहीं हूं क्योंकि अगर न्यूटन नहीं होता तो मैं वही करता जो न्यूटन ने किया। मुझे आगे का रास्ता इसलिए मिला क्योंकि न्यूटन ने वो कर दिया था। जो बेसिक, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई ना कोई तो करेगा। तो प्रेमचंद, और वैसे भी प्रेमचंद की महानता बहुत बड़ी है। उनको जब आप साहित्य में जाओगे, उनकी रचनाओं को पढ़ोगे, गोदान हो गया, गबन हो गया, निर्मला हो गया, ईदगाह। निर्मला मैंने पढ़ी है, बस गोदान और ईदगाह तो नहीं पढ़ी। आप गोदान को पढ़िए, मुझे लगता है कि गोदान से अच्छी रचना कोई नहीं। वो अपने आप में महाकाव्य है। वैसे तो उपन्यास कहते हैं, लेकिन चूंकि महाकाव्य लिखना बंद हो गया, क्योंकि महाकाव्य जो रहता था वो पद्य में लिखा जाता था। महाकाव्य लिखने के रूल्स होते हैं, उसमें एक रूल ये है कि वो पद्य में ही होगा। और क्योंकि उस समय गद्य की क्रांति हुई थी, तो उपन्यास को ही महाकाव्य जैसा जैसा बोल दिया गया कि वो उसके सिमिलर। तो इतने सारे उपन्यास उनके हैं, उनकी रचनाएं हैं। और फिर आप जब प्रेमचंद को इसलिए पढ़ा जाए ताकि जब आप बाकी के लोगों को पढ़ें तो आपका वो जो एक मैच्योरिटी है वो बनी रहे, क्योंकि सीधे आप बड़े लोगों को पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएंगी, आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी। आप सिर्फ किताबें हिंदी साहित्य की पढ़ते हैं या फिर और भी? मैं बाकी किताबों को पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे हिंदी अच्छी लगती है, मैं उन्हीं को ज्यादातर पढ़ा। साहित्य में आप कुछ ऐसे रस बताइए जो सभी को पढ़ना चाहिए, जो कुछ मतलब सिखाए लोगों को। बुक्स? हाँ, बुक्स के नाम? बिल्कुल। मुझे लगता है बुक्स के पहले आपको लेखक को पढ़ना चाहिए। लेखक के बारे में? लेखक की जितनी किताबें हैं उनको आपको, जैसे आप प्रेमचंद को पकड़ लिए तो आप केवल गोदान मत पढ़िए, आप उनकी और जो गबन हो गया, निर्मला हो गया, उनको आप पढ़िए। फिर जैसे मोहन राकेश हैं, मतलब मुझे लगता है कि हिंदी के सबसे अच्छे नाटककार मोहन राकेश का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, मुझे लगता है आषाढ़ का एक दिन मैं बहुत देखा हूँ ट्रेंड में। क्या है आषाढ़ का एक दिन? है क्या? उससे बेहतर रचना हो नहीं सकती। उसमें है क्या? आपने पढ़ी उसको? बिल्कुल, मैं कई बार पढ़ा हूँ। तो कुछ बताइए उसके बारे में, क्योंकि मैंने ट्रेन में बहुत देखा आषाढ़ का एक दिन और गुनाहों का देवता। हालांकि मैंने पढ़ी है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता आपने पढ़ी है? मैं ये कहूंगा वो छोटा बच्चा है आषाढ़ के एक दिन के आगे। क्या है आषाढ़ का एक दिन? मुझे जानने की उसकी खूबसूरती जाननी। देखिए, मोहन राकेश जो है उन्होंने एक नाटक लिखा था आषाढ़ का एक दिन। उन्होंने वो नाटक कालिदास के ऊपर लिखा था। कालिदास भारतीय परंपरा जो है उनमें सबसे महान और सबसे बड़े माने जाते हैं। उनसे बड़ा कोई कभी हुआ नहीं। कहा जाता है कि वो शेक्सपियर जैसे थे, लेकिन मैं कहूंगा वो जब पहले के थे तो शेक्सपियर जैसे कैसे होंगे? शेक्सपियर उनके जैसा महान था। बिल्कुल। कालिदास की महानता, शेक्सपियर नहीं था उनके जैसा। कालिदास ने जो रचनाएं लिख दी हैं, उनके जो रचनाएं हैं, तो कालिदास ने एक रचना लिखी, उनका नाम था मेघदूत। मेघदूत में दो मतलब पति पत्नी रहते हैं और उनको किसी श्राप के कारण दो अलग अलग जगहों में रखा जाता है। अब दोनों वियोग में रहते हैं, आषाढ़ का महीना रहता है, तो उनके पास संवाद करने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए कोई माध्यम ही नहीं है, क्योंकि वो अकेले हैं। तो जो बादल जा रहे होते हैं, जिनको मेघ कहा जाता है, तो वो उनको अपना दूत बनाते हैं कि मेरी बात मेरी पत्नी को कह देना। इसलिए उसका नाम उन्होंने मेघदूत रखा, जिसका दूत मेघ हो। ये कहानी पौराणिक कहानी है, ठीक है। इसको कालिदास ने लिखा। जब आधुनिक साहित्य लिखा जाने लगा तो मोहन राकेश ने ये कहा कि मैं एक नाटक लिखूंगा
तो कालिदास के ऊपर होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कालिदास पौराणिक कालिदास है, क्योंकि वो बचना चाह रहे थे कि मैं इतने बड़े कैरेक्टर पे मैं लांछन नहीं लगाऊंगा, मैं लूंगा उसकी रचनाएं कि मेरा एक कैरेक्टर है, उसका नाम कालिदास है, उसने मेघदूत लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि वो वही कालिदास है। हालांकि वो वही कालिदास है, क्योंकि वो उज्जैन का राजा था, फिर बाद में और जगह वो राजा बना। लेकिन ये है कि वो उनकी साथ में कोई प्रेसी रहती है, उनसे उनको प्रेम है, कह नहीं पाते हैं, और बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि उनको कोई मतलब घुमक्कड़ टाइप के रहते हैं, लेकिन उनकी जो साहित्यिक पकड़ है वो बहुत अच्छी रहती है। तो फिर उसके बाद उनको जो उज्जैन के उस समय सम्राट थे, उन्होंने उनको बुलाया। अब वो जाना नहीं चाह रहे हैं, ये अपना गांव छोड़ के, अपना ये जो प्राकृतिक माहौल है उसको छोड़ के वो जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, विपन्नताएं हैं, अभाव है, क्योंकि इतना बड़ा कैरेक्टर, उसको तो पता है मैं कितना बड़ा हूं, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिला। तो सम्मान का तो वो इच्छुक है ही, तो सम्मान के लिए वहां चला गया, वहां उसका विवाह भी हो गया, वहां उसको राज्य भी मिल गया, लेकिन उसके मन में द्वंद्व है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो साहित्य लिखना था, मुझे तो रचनाएं लिखनी थी, मैं तो कवि था ना, उसको तो अंदर से पता था मैं कवि हूं, तो मैं यहाँ क्यों। और वहां जो मल्लिका है, जो गांव में बच गई, उन्होंने विवाह नहीं किया, वो कालिदास की रचनाओं को, जो यात्री रहते हैं उनसे रचनाओं को उनसे मगा मगा के उनको पढ़ती है, और उनको ये है कि एक दिन आएंगे, एक दिन वो आते भी हैं, लेकिन वो मल्लिका से नहीं मिलते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, और लास्ट में आखिरी में कालिदास आते हैं अपना राज्य छोड़ के, और उस समय जब वो मल्लिका को देखते हैं तो मल्लिका की स्थिति वो नहीं रहती जब वो छोड़ के गए थे, और जो स्थिति थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंतर द्वंद्व को दिखाता है। आषाढ़ का एक दिन बहुत अच्छा नाटक है, उससे बेहतर नाटक हो नहीं सकता। तो पढ़ूंगा मैं। बहुत बढ़िया। तो आषाढ़ का एक दिन बहुत अच्छा नाटक है। और कुछ कोई और बढ़िया, सिर्फ लव स्टोरी पे नहीं, मतलब और कुछ जो, हाँ, इसमें देखिए, इसमें खूबसूरती क्या है, जैसे आषाढ़ का एक दिन जैसा ये बना हुआ नाटक, इसमें है क्या कि ऐतिहासिक या पौराणिक कैरेक्टर को पकड़ा है, लेकिन कहानी जरूरी नहीं कि आपको मल्लिका कोई मिल जाएगी। कालिदास की प्रेसी का नाम मल्लिका था, जरूरी नहीं है, नहीं ही था, लेकिन मोहन राकेश ने अपने से डाल दिया है। ऐसे ही एक और है उपन्यास, वो है दिव्या। दिव्या। दिव्या दिव्या भी उसी समय का है, पौराणिक कैरेक्टर को पकड़ा है, लेकिन वहां कहानियां नहीं थी, वो कहानी अपने से। यही तो एक साहित्यकार का जो गुण होता है कि आप कैरेक्टर को पकड़ रहे हैं फिर कैरेक्टर पे और फिर आप उस पर अपनी कहानी डाल रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप कैरेक्टर को पकड़े, वो तो हिस्ट्री हो जाएगी। अगर आप किसी के पौराणिक प्रेम प्रसंग को दिखाएंगे या किसी भी प्रसंग को दिखाएंगे तो वो तो हिस्ट्री हो गया, साहित्य कहाँ रहा। साहित्य ये मैं कैरेक्टर पकड़ रहा हूँ, लेकिन मैं डालूंगा अपनी बातें। यही खूबसूरती रहती है। हिंदी जैसे जैसे विलुप्त हो रही है, मानते हैं आप हिंदी बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। मैं अगर दिक्कत क्या है हिंदी समाज की या हिंदी जो पाठक है उनकी दिक्कत क्या है, वो अफवाहों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हिंदी खत्म हो रही है, वेरी सिंपल। 60% लोग हिंदी बोलने वाले हैं। यूट्यूब पे जितने ट्रेंडिंग वीडियो हैं 95% हिंदी के व्यूअर हैं। अगर आप अभी की बात करेंगे जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं, वो तो इसलिए है ना क्योंकि हम वही कंटेंट देख रहे हैं। आप वही क्यों देख रहे हो? आप इंग्लिश का कंटेंट क्यों नहीं देख रहे हैं? मतलब जैसे अगर आप साउथ में हो और आप इंस्टा यूज, नहीं 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 नहीं, आप चेक करिए, जो ट्रेंडिंग वीडियो जाते हैं वो हिंदी के ही जाते हैं। अगर 20 वीडियो हैं तो उसमें 12 वीडियो हिंदी के जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया में 20 वीडियोस में से 12 से 15 वीडियोस ट्रेंडिंग में हिंदी समाज के जाते हैं। भारत का अगर इसको बड़े लेवल में आप देखोगे तो जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो हिंदी का होगा या हिंदी का हो जाएगा। मोदी जी हिंदी के नहीं है, वो गुजरात से हैं, गुजराती बिल्कुल क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उनको बनारस से चुनाव लड़ना पड़ता है। हिंदी को आप ऐसा मत सोचिए कि हिंदी खत्म हो रही है, हिंदी खत्म नहीं हो रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी मुझे तो लगता है हिंदी का जैसे बूस्ट होगा वैसे किसी का बूस्ट नहीं होगा। मतलब कॉर्पोरेट में अगर आपको करेक्ट करना है तो हिंदी की वैल्यू तो ठीक है ना, आपको कुछ जैसे शब्द है, जैसे मेडिकल साइंस हो गया, मेडिकल साइंस में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो परिभाषाएं हो गई या स्टूडेंट्स के नाम हो गए, इनको आप इंग्लिश में रखो ना। वो तो हिंदी आपको वो देता है, वो स्पेस देता है। हिंदी की विशेषता ये है कि वह आपको स्पेस देता है। हम हिंदी के कितने शब्द बोलते हैं जो हिंदी के नहीं है। हम यहाँ पे बैठे, स्टूल हो गया, चेयर हो गई, माइक हो गया, ये सब में हिंदी नहीं है ना, लेकिन काम तो चल रहा है। हम बाहर जाएंगे, रिक्शा है, रिक्शा हिंदी का शब्द नहीं है, जापान से आया है, लेकिन हम ले लिए नहीं उसको। तो अगर आप रिजिड हो जाएंगे कि नहीं मैं तो नर चालक बोलूंगा रिक्शा को, तो फिर आप अकेले रह जाएंगे।
तो आप एक्सेप्ट करिए हिंदी के जो वर्ड्स हैं, और मेन चीज होता है वर्ड्स नहीं होते हैं, मेन चीज होता है सिंटेक्स। मेन चीज सिंटेक्स होता है। मैं यहाँ से मार्केट जाऊंगा और वेजिटेबल लेके आऊंगा, यहाँ पे 2 शब्द इंग्लिश के हैं, लेकिन ये पूरा सेंटेंस हिंदी का है, क्योंकि शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपने कर्ता कर्म क्रिया कैसे अरेंज किया है वो मायने रखता है कि ये कौन सी भाषा में। तो जैसे वहां के लोग हो गए, पाकिस्तान के लोग, उनको लगता है उर्दू उनकी है, उर्दू उनकी नहीं, उर्दू मेरठ में पैदा हुई है। और तमिल का मुसलमान उर्दू नहीं बोलता है, वो तमिल बोलता है। उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है। सही बात, ये तो मैं भी नहीं मानता। हाँ, उर्दू भारतीय भाषा है, और अच्छे से बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। आखिरी में आप कुछ अपने मन से कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो कुछ? मुझे लगता है आप बहुत अच्छी पहल कर रहे हो, और बहुत अच्छा आपका कार्य है। आपके 3 वीडियोस आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं, 2 आ चुकी है, तीसरा होगा। ये तीसरा होगा। और मुझे लगता है कि आप जिस समय पे ये शुरू कर दिए हैं, बहुत जल्दी शुरू किए हैं, और बहुत आपको मुझे लेट लगता है, मुझे लगता है वो काफी लेट। आप जेंजी हो ना, इसलिए आपको लेट लग रहा है। नहीं मतलब हाँ, नहीं लगता है। नहीं, आप देखो ना, आप जैसे अभी ट्रेन में देखोगे मेरे से हम लोग 26 साल तक नहीं कर पाए, आप अभी कर ली। तो कहीं ना कहीं ये माहौल का इफेक्ट। माहौल का इफेक्ट है, और आप में मुझे लगता है कि वो दृढ़ शक्ति थी कि मुझे करना है, वो महत्वपूर्ण है। हम लोगों को भी बीच में लगा था कुछ स्टार्ट करेंगे, नहीं कर पाए। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया है। और आपका नाम निखिल है, निखिल का अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण जो मुझे नहीं पता था। निखिल का अर्थ होता है जो पूर्ण हो, जिसमें कोई कमी ना हो, तो और बाउंड्री ना हो, बाउंड्री से वो अलग हो, तो निखिल है। और आप यथा नामो तथा गुणा आप कर रहे हैं। बस नाइस मीटिंग यू। मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि एक मैथ से आने वाला बंदा हिंदी पे और ऐसी ऐसी सोच रखेगा। मतलब फैसिनेट करती है। अब मैं ऑडियंस से चाहूंगा कि कोई भी अपने आप को एक चीज में कंसंट्रेट मत करे। डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, इनफैक्ट बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, नेचर में भी है और हर इंसान की जिंदगी में भी होना चाहिए। तो यही मैसेज है, और यही था हमारा एपिसोड 3। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इसे देखो, शेयर करो, क्योंकि ये एपिसोड एक अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ, कुछ गहन मुद्दों पर एक नई सोच के साथ आपको एक संदेश देता है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले सैटरडे नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।